हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड की सेकंड क्लास है आपकी। पहली क्लास आपकी हो चुकी है। सेकंड क्लास में आपका टॉपिक है बेसिक स्टेप ऑफ रिसर्च। ये आपका बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता था एनटीए से आने से पहले। बेसिक स्टेप्स ऑफ रिसर्च। यहाँ से आपको मेन तौर पे एक पूरी स्ट्रक्चर आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगी कि रिसर्च को हम किस तरीके से कंडक्ट करते हैं। आप देखोगे जो हमारे रिसर्च के स्टेप्स हैं उनको लेकर के डीपली एनालिसिस किया जाएगा। टूल्स क्या क्या हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या स्टेप्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, उन सब चीज़ों का डिस्कशन यहाँ पे किया जाएगा। सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का चुनाव किया जाता है। सबसे पहले किस टॉपिक को लेकर के हम रिसर्च करने वाले हैं, सबसे पहले इस टॉपिक को डिसाइड किया जाता है। उसके बाद है प्रॉब्लम टू बी स्टडी, अध्ययन हेतु समस्या को उठाना। समस्या युक्ति संगत आधार प्रस्तुत करना, क्यों हम समस्या को हम स्टडी करने जा रहे हैं, क्या टॉपिक है, टॉपिक की बैकग्राउंड क्या है। इसके बाद है संबंधित संपर्कों को स्पष्ट करना। कॉन्सेप्ट को लेकर के क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है, संपर्क क्या होते हैं। जब कोई एक वर्ड बंच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है तो वो कॉन्सेप्ट कहलाता है। और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में ये आपसे एनटीए के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। अध्ययन अवयवों को प्रश्नवाचक रूप में प्रस्तुत करना। अध्ययन कोण को स्पष्ट और सीमाबद्ध करना। लिमिटेशन ऑफ रिसर्च के नाम से यहां जाना जाता है। लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, अनुसंधान अभिकल्प रिसर्च डिजाइन के नाम से जानते हैं। मेथोडोलॉजी का डिस्कस करते हैं और इसमें सैंपल की बात करते हैं। इसके बाद में डेटा संकलन है, आपका डेटा कलेक्शन है। और यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट स्लाइड में अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डेटा कलेक्शन के टूल्स जिक्र किए जाएंगे। इसके बाद है आंकड़ों का व्यवस्थापन तथा विश्लेषण करना, परिकल्पना की जांच करना और निष्कर्ष और सामान्यीकरण। मोटे तौर पे आपके ये बेसिक स्टेप ऑफ रिसर्च हैं जिसके थ्रू हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं। इन स्टेप से होकर के हमें गुजरना होता है, ठीक है। इससे आपके बहुत क्वेश्चन जनरेट होते थे। जो आपके पीछे जो क्वेश्चन पेपर हैं आपके 2012 से लेकर के और 2018 तक काफी क्वेश्चन इसमें जनरेट किए गए हैं। अब आपके बेसिक स्टेप ऑफ रिसर्च में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाता हूं। बेसिक स्टेप्स ऑफ रिसर्च, बेटा इसे अच्छे तरीके से समझ लेना। यहाँ पे आपके काफी रिसर्च का जो मेथड है वो कंप्लीट होने जा रहा है। नंबर एक है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च में बेटा कई स्टेप आपके हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, यहां हम समस्या का चयन करते हैं या ऐसे भी आप कह सकते हो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। यहाँ पे हम समस्या का चयन करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम करते हैं, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक करते हैं। अब इसमें क्या क्या प्रिकॉशन हमें बरतनी है। जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो हम हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी स्टेज में नहीं होने चाहिए, टू बी रियलिस्टिक। जो भी हमारी समस्या स्टडी की जा रही है वो प्रैक्टिकली तौर पे हम उसे स्टडी करने लायक हो। जब बच्चा रिसर्च करने जाता है तो वो बड़ा एक इमेजिनरी होता है और वो इमेजिन करता है कि मैं ये कर दूंगा। आप देखोगे ना, टॉपिक रियलिस्टिक हो जिसे वास्तविक तौर पे हम स्टडी कर सकते हो, वास्तविक तौर पे स्टडी कर सकते हो, वास्तविक वो चीजें होनी चाहिए। इसमें आप देखोगे रिसर्चर के डिफेंस का भी मैटर है, रिसर्चर के एक्सेस का भी मेथड है। आप देखोगे कोई भी टॉपिक हम ले रहे हैं वो हमारी पहुंच में हो, पकड़ में हो, जिसे हम अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। वो लिमिटेड हो, आप देखोगे उसका क्या है, उसे हम बाउंड करके चले कि ये हमें स्टडी करनी है। इसका एक ब्लूप्रिंट हमारे माइंड में होना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जब हमारा आरडीसी होती है, रिसर्च डिसीजन कमेटी जब हमारी होती है, वो इन्हीं चीजों का एनालिसिस करती है कि क्या कैंडिडेट जो है, जो हमारा रिसर्च करने वाला स्कॉलर है, क्या उसमें ये क्वालिटी है, वो गुण है कि वो इस तरीके से रिसर्च को समअप कर लेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर वन स्टेप है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च। इसके बाद सेकंड आता है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर से आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं। नंबर दो है आपका रिव्यू। अब यहां से कितने क्वेश्चन बनेंगे बेटा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसे हम साहित्यावलोकन भी बोलते हैं बेटा, हिंदी में इसे साहित्यावलोकन
सिंहावलोकन भी बोला जाता है। अब इसका क्या बेनिफिट है बेटा, रिव्यू में हम विषय से संबंधित जो हमारा टॉपिक है, विषय से संबंधित सभी जो अध्ययन है वो अब तक जो कंडक्ट किए गए हैं, विषय से संबंधित सभी अध्ययनों को डीपली स्टडी किया जाता है, गहन अध्ययन किया जाता है। अब इसका फायदा क्या है, गहन अध्ययन करके हम क्या फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे हम चर पता कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, मैंने आपको बताया अगर आपने ये क्लास अच्छे तरीके से समझ ली तो आपको ब्लूप्रिंट समझ में आ जाएगा, और ये आपका रिसर्च का जो स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप ऑफ रिसर्च, ये आपको किसी रिसर्च पेपर को लिखने के लिए, सिनॉप्सिस बनाने के लिए, प्रोजेक्ट की कोई आउटलाइन तैयार करने के लिए, थीसिस का आपका ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए काम आपको आने वाला है। चर जो किसी स्थिति में बदलाव लाने की क्षमता रखता है, जो किसी स्थिति में बदलाव लाने की क्षमता रखता है, इसे चर बोलते हैं। जैसे इनकम, एज, ऑक्यूपेशन, ये किसी भी व्यक्ति की जो इनकम, एज, ऑक्यूपेशन और भी अदर वेरिएबल हो सकते हैं, वो एक चीज में बदलाव आने के साथ साथ दूसरी चीज में बदलाव हमारा देखा जाता है। तो वेरिएबल का पता करते हैं, और ध्यान रखना बेटा आगे थर्ड स्टेप आपका आएगा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। क्या आएगा बेटा, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। हाइपोथेसिस क्या होती है, इस पे काफी क्वेश्चन आपके बनते हैं। नंबर 3 स्टेप आपके बेटा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, ठीक है। हाइपोथेसिस हर एक पेपर में, जो आपका पेपर है, जो आपका एग्जाम है, कौन सा एग्जाम बेटा, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, और भी इंपॉर्टेंट, इसमें हाइपोथेसिस को लेकर के क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट। क्या है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, एक चर का दूसरे चर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस स्टेटमेंट के थ्रू हम इसको बताते हैं, बनाते हैं। हाइपोथेसिस का कार्य क्या है, ये रिसर्चर को गाइड करती है, रिसर्चर को डायरेक्शन देती है, बट ध्यान रखना बेटा ये बेस नहीं होती है। हाइपोथेसिस इज ए स्टेटमेंट विच इज टू बी टेस्टेड, जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, टू बी टेस्टेड, गाइड तो करती है बट इसका आधार नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। ये चर कैसे संबंधित कर सकते हैं बेटा, चर को हम पॉजिटिवली भी एसोसिएट कर सकते हैं, नेगेटिवली भी कर सकते हैं और जीरो भी कर सकते हैं। इसलिए हम इसे कैसे कहेंगे, शिक्षा बढ़ने के साथ साथ, सपोज दैट उदाहरण के तौर पे लिया है बेटा मैंने, इसे परमानेंट मत मानना, महिलाओं की शिक्षा बढ़ने के साथ साथ, महिलाओं की शिक्षा बढ़ने के साथ साथ जागरूकता का स्तर बढ़ेगा, तो ये से बोलेंगे हम पॉजिटिव कोरिलेशन। इनके बीच में, चरों के बीच में एक चर बढ़ने के साथ साथ दूसरा चर बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है आपका, ठीक है। दूसरा, शिक्षा बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है बेटा, शिक्षा बढ़ने के साथ साथ जागरूकता का स्तर घट रहा है, दैट इज द नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। तीसरा, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एजुकेशनल लेवल एंड अवेयरनेस लेवल, तो इसे हम बोलेंगे नल हाइपोथेसिस। पिछले कई एग्जामों में और एनटीए का जो लेटेस्ट ट्रेंड है, आपके जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका नल हाइपोथेसिस को लेकर के। और किस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। जैसे कि और उदाहरण भी मैं आपको दे रहा हूं कि छात्रों और छात्राओं के परीक्षा परिणाम के बीच में कोई ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एग्जाम रिजल्ट एंड देयर जेंडर, तो ये आपका क्या हो जाएगी, नल हाइपोथेसिस हो जाएगी। यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं बेटा, और यहाँ पे आपके एरर को लेकर के भी क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखना बेटा। यहाँ पे मैं जाकर के आगे आपको एरर बताऊंगा जब हमारी H1 एक्सेप्ट हो जाती है, सपोज दैट ये हाइपोथेसिस आपकी H1 एक्सेप्ट हो गई, तो नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाएगी।
और अगर ये रिजेक्ट हुई तो नल हाइपोथेसिस को भी एक्सेप्टेड। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपको जरूरी समझना है, और ये बेसिक स्टेप का आपका थर्ड पार्ट है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। रिव्यू के बाद में हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हाइपोथेसिस किस तरीके से हम बनाते हैं, क्या इसका फंक्शन है, ये मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, फोर्थ पे आपका आ जाता है इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्शन। 1 2 3 तीन पार्ट आपने समझ लिए बेटा बेसिक स्टेप ऑफ रिसर्च के। फोर्थ पार्ट है आपका डेटा कलेक्शन। अब ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बेटा इससे आपके बहुत से क्वेश्चन बनने वाले हैं। आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका यही बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा जब हमारा सिस्टमेटिक हो जाता है तो वो क्या बना लेता है, सूचना बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सूचना क्या है, व्यवस्थित आंकड़े। अब जब हम कोई टॉपिक ले रहे हैं रिसर्च करने के लिए, हमने फॉर्मुलेशन भी कर लिया है, समस्या का चयन भी कर लिया है, हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी कर लिया है, हमने चर भी उसमें से निकाल लिए हैं, चर के लिए हाइपोथेसिस भी हमने फॉर्मुलेट कर लिए है। अब हमें डेटा कलेक्ट करने हैं। यहाँ पे एक टॉपिक आपका आता है टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं, इसलिए मैंने डिटेल में आपको ये बताया है और ये पढ़ा रहा हूं मैं आपको। नंबर 1 एक टॉपिक आता है इसमें, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इसे हम बोलते हैं बेटा अवलोकन। अवलोकन सभी विज्ञानों में, अदर सभी डिसिप्लिनों में बेटा ये हमारा यूज होता है जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से अध्ययन करता है। सभी विज्ञानों का मतलब ये बेटा, मेडिकल साइंस में भी ऑब्जर्वेशन करते हैं डॉक्टर, ठीक है, फिजिक्स में भी ऑब्जर्वेशन होता है, केमिस्ट्री में भी होता है, एज वेल एज सोशल साइंस में भी आपका ऑब्जर्वेशन होता है जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों के माध्यम से किसी घटना का अध्ययन करता है। ध्यान रखना, इसमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिव स्टडी होती है। इंद्रियों का तो यूज कर रहे हैं, बट स्टॉक ऑफ नॉलेज और परसेप्शन का यूज यहाँ नहीं होता है। तो और ये एक इंपॉर्टेंट है, सह उद्देश्य होता है, सह उद्देश्य होता है। और यहाँ पे पीवी यंग का हम कोट करेंगे, मैंने आपको इसकी जो डेफिनेशन बताई थी रिसर्च की, पीवी यंग कहती हैं कि अवलोकन में ज्यादातर आंखों का इस्तेमाल होता है, यानी कि सबसे ज्यादा प्राइमरी रोल हमारा आईज का होता है। वैसे सभी इंद्रियां हमारी यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं अवलोकन में। सह उद्देश्य होता है। एक पॉइंट और आप नोट करेंगे यहाँ पे कि आइडेंटिटी, आइडेंटिटी किसकी, जो रिसर्चर है वो अपनी हाइड रखता है, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था रिसर्च का मोटिव क्या है, फाइंड आउट द रियलिटी। फाइंड आउट द रियलिटी का मतलब वास्तविकता का पता करना है। वास्तविकता का पता कैसे करेंगे, जब हम सामने वाले को अपनी आइडेंटिटी हाइड रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इनफॉर्मल सेक्टर का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अगर किसी को बिल्कुल किसी कैंडिडेट के बारे में रिलायबल इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसके आवास पर या जहां पे वो रहते हैं वहां पे बिना बताए आप पहुंच जाओगे, औचक निरीक्षण तब करोगे, तब आपको उस सेक्टर की रियलिटी पता चलेगी। तो वास्तविकता का पता करना है, तो इसमें आइडेंटिटी हाइड रखता है जो रिसर्चर है, और जा करके अवलोकन करते हैं। तो अवलोकन आपका ये इंपॉर्टेंट टूल है डेटा कलेक्शन के लिए। अब ये कितने प्रकार का होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे आप पढ़ोगे किस तरीके से। कितने प्रकार का है बेटा, मैं यहां जिक्र कर रहा हूं। नंबर 1 सहभागी अवलोकन। नंबर 1 है आपका सहभागी, जिसको हम इंग्लिश में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। दूसरा है आपका असहभागी, इसे नॉन पार्टिसिपेंट बोलते हैं। तीसरा है आपका अर्ध सहभागी,
बेटा क्लास थोड़ी सी आपकी लंबी हो गई है, बट ये इंपोर्टेंट क्लास है आपकी, और यहाँ से आपके इंपोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसमें एक स्टडी लिखो बेटा, एथनोग्राफिक स्टडी। एथनोग्राफिक, हिंदी में बोलते हैं बेटा नरजातीय अध्ययन। जब जो अनुसंधान करता, शोध करता जो है, जो ग्रुप की एक्टिविटी में भाग लेता है, उसमें उसकी एक्टिविटी में फुल्ली पार्टिसिपेट करता है, जैसे किसी ट्राइब का अध्ययन करने गए हैं तो आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज पहले ही आपको बता दी है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो भी अनुसंधान करता है वो अपनी आइडेंटिटी हाई रखेगा। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हम एथनोग्राफिक स्टडी करते हैं जब कोई अनुसंधान करता किसी समूह में जाकर के अपनी पहचान छुपा करके उसकी गतिविधियों में भाग लेकर के अध्ययन करता है, तो ये ज्यादातर आपका क्या होता है बेटा, गुणात्मक अध्ययन होता है। ये क्या है, गुणात्मक अध्ययन होता है। यहाँ क्वांटिटी की जगह क्वालिटेटिव स्टडी मानी जाती है। ये असहभागी जब कोई अनुसंधान करता समूह की गतिविधियों में भाग नहीं लेता है तो ये नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। अर्ध सहभागी में कुछ सीमा तक भाग लिया जाता है, ये आपका क्या है, अर्ध सहभागी, कुछ सीमा तक यहाँ पे भाग लिया गया है। उदाहरण के तौर पे आपके पड़ोस में शादी है और आप फुल्ली इनवाइटेड हैं तो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। कुछ कम पार्ट यहाँ लिमिटेड ही आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये सेमी पार्टिसिपेंट। आपको यहाँ पे पार्टिसिपेंट नहीं करना है या बुलाया नहीं गया है तो ये असहभागी, और अगर आपने कुछ सीमा तक भाग लिया है वो आपका अर्ध सहभागी हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन है, डेटा कलेक्शन का टूल है। अवलोकन के माध्यम से हम काफी डेटा रिसर्च में कलेक्ट करते हैं। नंबर 1 पे मैंने आपको ये कराना था। नंबर 2 है बेटा आपका, क्या आ जाएगा इसमें, नंबर 2 प्रश्नावली। नंबर 3 पे आपकी अनुसूची, और नंबर 4 पे आपका साक्षात्कार आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा आपकी ये, बोरिंग नहीं होना है इसमें। आप देखोगे कंटेंट आपको अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है और अच्छे तरीके से आपको करना है। जब डेटा कलेक्शन हम करते हैं, एक क्वेश्चन का प्रपत्र है जो हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर रहा है। इसमें हमारा विस्तृत एरिया है बेटा। आपका जो टेस्ट मैंने दिया है उस टेस्ट में एक क्वेश्चन है कि जब हम किसी कोई जो उम्मीदवार है वो अपने इलेक्शन का जो उसका क्षेत्र है उससे डेटा कलेक्ट कर रहा है तो क्या यूज करेगा, तो क्वेश्चनर यूज करेगा। जब इसमें अनुसंधानकर्ता का जो क्षेत्र है वो व्यापक हो, रेस्पोंडेंट हमारे ज्यादा हो, तो हम प्रश्नावली मेथड यूज करते हैं। अब तो आपकी ऑनलाइन प्रश्नावली फिलअप कराई जा रही है। ये क्या है, किसी भी जो उत्तरदाता है यहाँ हमारा पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये जरूरी है, और हमारे उद्देश्यों को पूरा करते हुए क्वेश्चन इसमें हम डाल दिए जाते हैं। और किसी भी क्षेत्र का क्या जो पर्टिकुलर टॉपिक है हमारा उसके रिगार्डिंग हम जो उत्तरदाता है उसके दृष्टिकोण के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ से आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज। क्लोज में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, ओपन में उसका डिस्क्रिप्शन आता है। ठीक है बेटा, प्रश्नावली और अनुसूची सेम चीजें हैं, बट अनुसूची जो अनुसंधान करता है ये स्वयं भरता है। इसमें अगर हमारा उत्तरदाता अनपढ़ भी है तो हमारी कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ उससे इंटरव्यू के माध्यम से पूछ करके इंफॉर्मेशन को फिलअप कर रहे हैं। अब ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन कैसे जनरेट होते हैं आपके। साक्षात्कार, इंटरव्यू, इंटरव्यू अंदर, ये बेटा ऐसे है जैसे कि हमें बहुत सी चीजें, क्वालिटी तो बाहर से पता चल गई, हाइट, डाइट, कलर व्यक्ति का, बट उसके अंदर के क्या थॉट हैं इनको हम किससे जानेंगे, इंटरव्यू के माध्यम से। तो सेकंड टूल आपका क्वेश्चन हो गया, थर्ड टूल आपका शेड्यूल हो गया, और फोर्थ आपका इंटरव्यू हो गया। तो ये आपके टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन है। इन साधनों के माध्यम से, ध्यान रखना बेटा, साधन के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। किसके रिगार्डिंग, अपनी रिसर्च के रिगार्डिंग। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट कंप्लीट हो जाता है डेटा कलेक्शन का। नेक्स्ट है बेटा आपका इंपोर्टेंट है, फोर्थ हो गया डेटा कलेक्शन। अब फिफ्थ पे आ जाइए, डेटा एनालिसिस।
यहां से बेटा कुछ टॉपिक आपके बनते हैं, टेबुलेशन करना। सिस्टेमैटिक करते हैं, टेबुलेशन करते हैं और डेटा एनालिसिस करते हैं, और यहाँ हम विभिन्न जो टेस्ट हैं उनका यूज करते हैं। एक SPSS आता है, स्टेटिस्टिकल पैकेज इन सोशल साइंस, ये हम टेस्ट यहाँ इन्वॉल्व करते हैं, टेस्ट को करते हैं। इसके बाद 6 आता है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो हमारी परिकल्पना है उसको हम यहाँ टेस्ट करते हैं कि हमारी परिकल्पना एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। उसके बाद है आपका जर्नलाइजेशन, और इसके बाद है आपका कंक्लूजन। ये बेटा आपकी थीसिस के मेन पार्ट हैं, मेन बॉडी के पार्ट हैं, और यहाँ से आपके काफी क्वेश्चन क्रिएट होते हैं और टॉपिक ही बन जाते हैं बेटा आपके। जो पिछली स्लाइड में हाइपोथेसिस पूरा एक टॉपिक है, आपको इंटरव्यू एक पूरा टॉपिक है, शेड्यूल आपका पूरा टॉपिक है, और हो सकता है एमए में आपने पूरे डिस्क्रिप्शन से इन्हें लिखा हो। अब इनका एक आपका छोटा पार्ट जो आता है वो अपेंडिक्स को लेकर के आता है। कंक्लूजन आपका हो गया है, इसके बाद अपेंडिक्स आता है। अपेंडिक्स में रिसर्च का वो पार्ट आता है जो महत्वपूर्ण है, बट वो हम किसी वजह से मेन थीसिस में नहीं लेके आए हैं। यहाँ से काफी क्वेश्चन आपके जनरेट होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मेन थीसिस तालिका किस पार्ट का है, तो मेन थीसिस का पार्ट है वो। अब उसमें नहीं कोई चीजें लेकर आए तो हम कहाँ पे लेकर आते हैं, अपेंडिक्स में। इसमें एक वर्ड आएगा आपका बिब्लियोग्राफी। इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे जो फर्दर रिसर्चर है, आने वाले जो रिसर्चर है जो इस टॉपिक पे रिसर्च करते हैं उसको गाइड करती है। प्लस बिब्लियोग्राफी हमारे विषय की ऑथेंटिसिटी को, क्वालिटी को शो करती है। प्लस आप देखोगे इसमें पेज नंबर नहीं होता है। और एक बिब्लियोग्राफी की एक क्वालिटी और है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट पर्टिकुलर रेफरेंस जो इसमें हमने दिया है बिब्लियोग्राफी में, जिसका जिक्र किया है वो हमने इसमें यूज किया हो। जो इसका टॉपिक से संबंधित आपका बुक है उसका डिस्क्रिप्शन इसमें दे सकते हैं, चाहे हमने इसमें यूज किया है या नहीं किया है। एक देखोगे ये आपका A to Z होती है, अल्फाबेटिकली होती है, तो ये आपकी बिब्लियोग्राफी है। इसके बाद आप इंटरव्यू शेड्यूल लगा सकते हो, या शेड्यूल लगा सकते हो, या क्वेश्चन का फॉर्मेट लगा सकते हो। और बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ स्टूडेंट्स जो रिसर्चर है उसके आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड करती है, दैट इज द पार्ट ऑफ अपेंडिक्स। इस पे काफी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो बेटा ये आपका मेन तरीके से जो पार्ट था ये आपका बेसिक स्टेप ऑफ रिसर्च को लेकर के था। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपको करना है, क्योंकि इसको समझे बिना आपके पूरी जो रिसर्च है, बेसिक स्टेप ऑफ रिसर्च है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये आपको ध्यान रखना बेटा, ये आपको क्या दे देते हैं, और टॉपिक देते हैं जो आपको करने हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा, रिपीट कर रहा हूं बेटा, इंपोर्टेंट है इसलिए कर रहा हूं रिपीट, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। थर्ड है आपका हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस अपने आप में टॉपिक है बेटा। फॉर्मुलेशन नेक्स्ट है बेटा। फोर्थ, डेटा कलेक्शन। यहां पे आपके टॉपिक है ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर, इंटरव्यू। और भी आपके हो सकते हैं जिसके द्वारा हम डेटा कलेक्शन करते हैं। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, इसके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। फिफ्थ पे बेटा डेटा एनालिसिस। यहां से टेबुलेशन वगैरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सिक्स में आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग है बेटा। इसके बाद जनरलाइजेशन है, और इसके बाद कंक्लूजन है, और इसके बाद बिब्लियोग्राफी है, और इसके बाद आपकी क्वेश्चनर हो सकती है एंड डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। ये आपका मेन पार्ट है रिसर्च का। बेसिक स्टेप ऑफ रिसर्च आपके कंप्लीट होते हैं बेटा।
ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये करनी है। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा टाइप ऑफ रिसर्च। टाइप ऑफ रिसर्च से आपका एक क्वेश्चन 101% आपसे पूछा जाता है, और जब आप प्रीवियस ईयर करते हो तो टाइप ऑफ रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टाइप ऑफ रिसर्च इंपॉर्टेंट है। इसमें नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी रिसर्च किस टाइप से आपको अच्छे तरीके से करनी है, और क्या की क्वेश्चन है शॉर्ट तरीके से आपको किस तरीके से करनी है। मिलते बेटा नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।